हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साद बलोच। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसकी आज पहली एपिसोड है जिसका नाम है रंगीन पॉडकास्ट। ये हमने क्यों रखा है, इसके पीछे हमारी क्या थ्योरी थी या क्या हमने सोच के रखा है नाम, वो आज हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से जो मेरे साथी हैं उनसे मैं मिलवा लूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ रहमान और मोहम्मद फैज़ अहमद। तो ओवर टू यू फैज़ एंड मुस्तफ़ीज़। जी, जी, साद बहुत शुक्रिया आपने हमें अपने पॉडकास्ट में दावत दी और आपने कहा कि हमारा जो पॉडकास्ट है इंशाल्लाह हम इसको फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसका नाम है रंगीन पॉडकास्ट और एज़ डिस्कस्ड अर्लियर इसके पीछे जो फ़िलॉसफ़ी है वो भी यही है कि हम मल्टीपल टॉपिक्स को डील करेंगे। विल नॉट जस्ट स्टिक टू वन टॉपिक। पॉलिटिक्स हो गई, शोबिज़ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गई, के अलावा फ़िल्म, पॉलिटिक्स, मे बी थियोलॉजी, फिलॉसफी एक्सेट्रा सारे टॉपिक्स को डील करेंगे और यही मकसद है हमारा। यही दिस इज़ द रीज़न वी हैव नेम्ड इट एज़ रंगीन पॉडकास्ट। तो आज हम वैसे ही अभी प्री पॉडकास्ट से पहले एक डिस्कशन कर रहे थे कि मीडिया कैंसलेशन ऑफ फेमस सेलिब्रिटीज़ ये क्यों होती है? इसकी क्या चंद वजूहात है जिसकी वजह से ये एक नया फिनोमेना या ट्रेंड सोशल मीडिया पे आ गया है, जिसकी वजह से एक सेलिब्रिटी उससे कोई गलती हो जाए, अब विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी वैलिडेशन मासेस उसे कैंसल करना शुरू कर देंगी और कुछ अरसे बाद जाके उन्हें अंदाज़ा होगा, अगर कोई उस पे लॉ सूट फाइल होता है या उस पे कोई कोर्ट डीलिंग्स होती हैं, तो उसके बाद ही जाके हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, वो बंदा तो निर्दोषी था, उसकी कोई गलती नहीं थी। इस ऐसे में बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं, जिसमें अली ज़फ़र का केस आपको पता होगा, इवन जॉनी डेप मशहूर ज़माना उनकी अभी जो बड़े अरसा दराज से उनकी जो एक्स वाइफ थी एम्बर हर्ड, उसका सीन चलता रहा है और अब जाके फाइनली अ, ये पता चला है हमें कि एम्बर हर्ड का ज़्यादा कसूर था इन दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। और उसके अलावा अली ज़फ़र का ऑनगोइंग है, उसकी तो कोई समझ नहीं आती। आपको पता है पाकिस्तानी लॉ सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ लॉ सिस्टम। उसके अलावा आजकल जो बिल्कुल एट लाइमलाइट इन द लाइमलाइट जो इशू चल रहा है इन रिगार्ड्स टू व्हाट आई हैव जस्ट स्टेटेड, वो एंड्रयू टेट क्या है, द मैन हु गॉट कैंसल्ड एंड बैंड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसके बारे में मजीद फैज़ आपको ब्रीफ करेंगे एज टू व्हाट हैपेंड। तो फैज़, ऑन टू यू। Assalamu alaikum. Thank you for inviting me to the podcast, or as it is our own podcast. Basically, आज हमने टॉपिक डिसाइड किया था which you've already given an introduction to was related to the cancel culture. तो एंड्रयू टेट का जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पहले मैंने भी जो आप जो हमारी ऑडियंस होगी उसने भी देखा होगा कि डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे उसके खिलाफ कहा जा रहा था कि दैट ही इज स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ये सारी चीज़ें। So I do agree that his statements are sometimes we can say हार्श। toxic. Toxic तो हम कह सकते हैं क्योंकि how the way he addresses, he uses slang words and derogatory terms. But that is लेकिन not toxic, in my opinion. Sorry if I'm cutting you short. You can tell those words as harsh words, but not toxic. Toxic is that the the entire atmosphere becomes hard, and you struggle to debate with that person. Using derogatory, harsh words, that is just cruel and rude, maybe, but in my opinion, that's not toxic. अब देखो ना toxic relationship में that the entire structure around it that becomes poisonous. You cannot bear it anymore. That is toxic. Maybe Andrew Tate was harsh, and to some he might be not toxic. So go on. अच्छा इसको मैं रिलेट करूँगा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से। तो हमारे एक मशहूर ज़माना यूट्यूबर हैं जुनैद अकरम एके गंजी स्वैग। तो उनकी मैं एग्ज़ाम्पल के मैंने उनको काफ़ी सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि अभी भी किया हुआ है। तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब 2-3 साल पहले तक कहते थे कि ये तुमने इसको क्या सब्सक्राइब किया हुआ है, ये अपने वीडियोज़ में गालियाँ दे रहा होता है या
फहाश किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है। तो मैंने कहा कि आप ये देखा करें कि वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देखें कि जो वो मैसेज दे रहा है वो क्या चीज़ है। तो एंड्रयू टेट के लिहाज़ से भी मुझे यही लगता है कि वन शुड अंडरस्टैंड कि उसका मैसेज क्या है और उसका मैसेज इसलिए हार्श लगता है क्योंकि जो वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है या जैसे वो ज़्यादातर खातूनों को एड्रेस करता है, तो इसलिए वो जो मॉडर्न खातून है इन द एरा ऑफ फेमिनिज़्म और ये जो सारी जो मॉडर्न जो वेस्टर्न वर्ल्ड से चीज़ें जो हमारे मुल्क में भी अभी अडॉप्ट हो रही हैं, सम ऑफ देम आर गुड, बट सम ऑफ देम कैन बी अ बिट कंट्रोवर्शियल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। तो एंड्रयू टेट का ये है कि उसका जो व्यू है वो मोस्टली लोगों को या तो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि दे आर प्रो फेमिनिज्म या जो वो जो एंड्रयू टेट है वो एंटी गे भी हैं जो पाकिस्तान में तो कभी उसके लॉज नहीं आने वाले बिकॉज इट गोज अगेंस्ट आवर रिलीजियस नॉर्म्स। तो उसको इसलिए भी कैंसल किया जाता है क्योंकि आपने आजकल देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप नेटफ्लिक्स से ड्रामास देख रहे हैं तो आजकल कितना प्रमोट किया जा रहा है क्यों? एलजीबीटीक्यू और ये जो पूरी सोसाइटी है इनको प्रमोट किया जा रहा है एंड इट सीम्स लाइक वेस्टर्न थिंग जो हमारे मुल्क में भी अब आ रहा है क्योंकि वी आर कंटेंट कंज्यूमर्स हम ज्यादा हैं और कंटेंट मेकर्स हम कम हैं। तो जब हम कंज्यूम एग्ज़ैक्टली। करेंगे और जब हम आई बाहर का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो हम उनकी चीजों को अडॉप्ट करेंगे एंड वी कैन सी दैट दैट इज बीइंग डन इन आवर कंट्री। यार ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी यूज़र्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी प्रोफ़ाइल में नाम के साथ पाकिस्तान का झंडा है और पाकिस्तान के झंडे के एडजेसेंट एलजीबीक्यूटी वाला झंडा है ना? तुमने भी शायद नोटिस किया होगा। हाँ, और बिल्कुल। ये चीज़ मतलब ये ट्विटर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, या मे बी इंस्टाग्राम में उस तरह जो बाहर के लोग हैं वो आपके टाइमलाइन पे उस तरह नहीं आ रहे होते, आपकी फीड में उस तरह नहीं आ रहे थे। ट्विटर पे स्ट्रेंजर्स की जो इनकमिंग मतलब जो प्रोफाइल्स हैं वो कुछ उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, वी कुड पुट इट इन दिस वे। तो शायद बिल्कुल और अगर वो जैसे मुझे शेख रशीद जो हैं हमारे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर पीटीआई से रिलेटेड हैं वो। ही हैज़ हिज़ ओन पार्टी बट उनकी बात हमेशा मुझे अच्छी लगती है ऑल्दो आई माइट नॉट एग्री विद मोस्ट ऑफ हिज़ थिंग्स। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान में अगर यूएस एक दिन अनाउंस करता है ना कि हम जी सबको फ्री सिटीज़नशिप दे रहे हैं तो कौन-सा पाकिस्तानी होगा जो वो सिटीज़नशिप नहीं लेना चाहेगा। तो सारे एग्ज़ैक्टली वही सीन है सारे कि चले जो जाएंगे। हम हमारा जो मीडिया जो है क्योंकि हमारा हम जो खुद जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं वो उस क्वालिटी का नहीं है जो हमें थ्रू नेटफ्लिक्स या और जो हुलू हो गया और भी अमेज़न के अपने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो सारे जो कंटेंट दे रहे हैं। तो जब हम वो देखेंगे तो जब हम उस चीज़ को देखेंगे तो वी विल ट्राई टू replicate that in our country and within our close vicinity। तो यही चीज़ हो रही है एंड सेकंडली ये है कि बिकॉज़ आई थिंक सो दैट वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर रिलिजन और जो व्हिच इज़ द बेसिक थिंग जो इस बात को अगर मैं एंड्रयू टेट से रिलेट करूँ तो वो एग्ज़ैक्ट उसकी मैंने काफ़ी स्टेटमेंट्स देखी हैं एंड ही सेज दैट 99% ऑफ द क्रिश्चियंस दैट आर लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड और जो भी सारी दुनिया में दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट देयर बुक सेज। तो जब वो बुक को नहीं फॉलो करेंगे तो हम हमारा जो आप देख लें कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वी आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी आर नॉट फॉलोइंग द होली बुक दैट वी हैव और जब वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो यू विल स्टार्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स जो पूरी दुनिया में चल रहे हो जैसे एलजीबीटीक्यू हो गया या और भी जो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स हैं ये सारी जो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हुई हुई हैं। तो जब आप यू विल गो अगेंस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो सारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे मुल्क में नॉर्म्स हैं, वो सारे सही हैं। बहुत से ऐसे हैं जो काफ़ी गलत हैं, मॉरली भी काफ़ी गलत हैं और इफ वी सी ऑन अ बेसिक लेवल दे आर वेरी रॉन्ग। लेकिन वन्स यू गो अवे फ्रॉम द होली बुक दैट इज़ बीन गिवन टू यू तो सच थिंग्स विल हैपन इन योर क्लोज़ सोसाइटी और विसिनिटी। सही बात है यार। आप वही बात बात है। कर रहे थे कि जो यूएसए है वो पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट करते हैं इन अ वे दैट वी माइट क्रिटिसाइज इट अ लॉट। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट ऑफर करती है कि यू हैव gotten a chance to go to USA and become its national, every one of us will gladly accept it। तो ये बेसिकली हॉलीवुड का कमाल है। मीडिया, द स्टफ दे आर पोरिंग ऑन टू अस, वी लाइक इट अ लॉट। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों तक ये चीज़ महदूद नहीं है कि जो उनको उनका ये एक यूटोपिया हमें दिखा रहे हैं कि एक शानदार लाइफ़स्टाइल, अमेरिकन ड्रीम, ब्रेवरी, फ्रीडम, ये जो इनके कुछ ट्रेड्स के ऊपर ये सेल करते हैं अपना अमेरिकन नेशनलिज़्म, ये सिर्फ़
पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट नहीं करते, ये चीज़ इवन रशियंस को अट्रैक्ट करती है। अभी ट्विटर पे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जो रशियंस थे, सोल्जर्स इवन, वो इवन उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर उन्हें अमेरिकन नेशनैलिटी ऑफ़र कर दी जाए, तो वो भी अपने मुल्क से बगावत करके अमेरिका चले जाएँगे। इस पे काफ़ी रिसर्च भी आई हुई है। तो ये है इवन, एक मैं मूवी देख रहा था, इटालियन मूवी देख रहा था, तो उसके अंदर अमेरिकन्स आते हैं इटली में, और जब वो इटालियंस जो है ना, मतलब वो अमेरिकन्स जाते हैं इटली के किसी कंट्री साइड में, उधर कंट्री साइड में जाते हैं तो उनको इटालियन फार्मर्स मिलते हैं जो कि दे आर सेलिंग बियर टू देम, एक बार होता है उसमें दे आर सेलिंग बियर। तो जब अमेरिकन्स जाते हैं ना, तो जो इटालियंस लोकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, और उनके साथ वो अमेरिकन काउबॉय वाली लैंग्वेज नहीं होती, वो इमिटेट करके बात करने की कोशिश करते हैं, और एंड पे वो जो इटालियन होते हैं वो इवन ये कहते हैं कि मुझे ले जाओ अपने साथ। और ये चीज़ अफ़गानियों में भी है, मतलब अब काबुल वो टेक ओवर हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानी थे वो भी, मतलब दे वर ट्राइंग टू गेट टू अमेरिका, इवन इवन नोइंग दैट शायद इसमें इस बात पे रूम हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो कि पोस्ट तालिबान टेक ओवर शायद अफ़गानिस्तान को इस काबिल बना दिया जाए कि हाँ, लिवेबल हो हमारे लिए। लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करके उन्होंने प्रेफ़र ये किया था कि हम अमेरिका जाएँ। तो ये चीज़ वाक़ई है। अब अमेरिका जो है ना, इन रियलिटी इज़ नॉट दैट गुड। इसी महीने हमारा एक सीनियर था बीकन हाउस ए लेवल्स में इधर, उसका भाई इस महीने अमेरिकन शूटिंग में ही गॉट मार्टायर्ड। मतलब दैट इज़ द रियलिटी ऑफ अमेरिका। पीपल आर डाइंग देयर, not just of racial and discriminatory attacks, but और उधर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, होमलेसनेस है, पॉवर्टी है, मतलब वगैरह-वगैरह, द प्रॉब्लम दैट हैपन एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज़्म। ये एक पूरा टॉपिक है जिस पे हम घंटों बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि बिल्कुल कैपिटलिज़्म। अमेरिका के जो गन लॉज हैं प्लस देयर मेडिकल सिस्टम, उसके ऊपर तो आप यूट्यूब खोल लें तो यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। और जो खासकर जो गन लॉज हैं, ऑल्दो इट इज, आई थिंक इट्स द ओनली मेन कंट्री, मतलब और भी मुल्कों में, पाकिस्तान में भी वी हैव जो नॉर्दर्न एरियाज में भी चंद साल पहले एक जो स्कूल शूटिंग में हमारे एक हीरो बने थे, जिन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे थे उनको रोका था, जो एतजाज एहसन आई बिलीव इज नेम। Yes, एहतजाज, एतजाज. यस, So he द helped बस ड्राइवर in, गाय, आई गेस। Yes. he's a martyr for the country. तो ऐसी जो एग्जांपल्स अमेरिका में बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि बेसिकली अमेरिका को देखा जाए, अगर उनकी हिस्ट्री स्टडी की जाए और उनको देखा जाए, तो इट्स बेसिकली रन बाय कॉर्पोरेशंस। हर मुल्क का अपना एक वो होता है कि जो एक पावर होती है व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन अदर पावर्स। आई वोंट से एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान, बट इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, तो इट्स बेसिकली रन बाय कॉर्पोरेशंस। और जब कॉर्पोरेशंस की तो बेसिकली काम ही होता है कि वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखते हैं। जब तक इट इज बीइंग रन बाय दोज पीपल, तो आई डोंट थिंक सो कोई मेजर उनके गन लॉज में चेंज आने वाला है, या जो वहाँ सेकंड सेकंड बड़ा मसला कहना चाहिए, या वन ऑफ द अदर मेजर इश्यूज जो वहाँ मेडिकल का मसला है, जो मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जब लोग अमेरिका जाते हैं तो उनको पता चलती हैं कि वहाँ ये मसाइल हैं। जब वो पाकिस्तान में होते हैं तो अमेरिका सीम्स लाइक अ ड्रीमलैंड टू देम। ज़रा सही कह रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक सीज़न देख रहा था, ब्लैकलिस्ट। उसके अंदर जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना, रेमंड रेडिंगटन, वो एक नेवल ऑफ़िसर होता है जो कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड जॉइन कर लेता है, और वो वापस आता है एंड ही जॉइन्स द एफबीआई, और एफबीआई जॉइन करते हैं और उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं, और वो इतना वैल्यूएबल बंदा होता है, उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि सबको इवन दो पता ही होता है. इज़ अ क्रिमिनल, एफबीआई वाले उसे अरेस्ट नहीं करते और उसके साथ कोलैबोरेट करके बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं, पकड़ रहे एलिजाबेथ. होते हैं। हाँ, तो अब सीन ये होता है कि उसमें एक उस बंदे का एक कोट होता है कि अमेरिकन सिस्टम इज़ रन बाय कॉर्पोरेशंस एंड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये चीज़ हम कभी जो है ना डिस्कार्ड नहीं कर सकते। उनका एक फ्रॉडुलेंट सिस्टम है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इवन जो वॉल स्ट्रीट वाली मूवीज़ हैं या डिफरेंट इकोनॉमिक मूवीज़ जो आ रही थी, द बिग शॉट एक रिसेंट मूवी मैंने देखी थी, उसमें भी जो वॉल स्ट्रीट वाले ब्रोकर्स होते हैं, वो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, या इवन जो सीनियर बैंकर्स हैं अमेरिका के, वो ये कहते हैं कि अमेरिका की करेंसी, अमेरिका का जो जो प्रिंटिंग मनी सिस्टम है सारा, इवन दैट, मतलब बॉन्ड्स वगैरह वो सारे, इट इज़ बेस्ड ऑन अ फ्रॉडुलेंट सिस्टम। मतलब अमेरिकन डॉलर्स, पता है, इज़ नॉट बैक्ड बाय गोल्ड।
it was backed by gold until I guess 74 और 72। उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन आया, उसने कहा कि गोल्ड जो है ना दैट इज़ नॉट अ स्टेबल थिंग, और उसकी अनस्टेबिलिटी की अफेक्ट कर रही है अमेरिकन डॉलर को। प्लस जब गोल्ड के साथ बैक था ना, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अमेरिका को पेट्रोल की सप्लाई कम करके अमेरिका को अनरेस्ट दिला सकते थे। लेकिन पोस्ट दिस पॉलिसी चेंज, अब अमेरिका बिकम हैज बिकम इंडिपेंडेंट। अब इट्स इट्स डॉलर इज पाउंड विद और बैक्ड बाय ऑयल, इसलिए इसको पेट्रो डॉलर कहते हैं आजकल। तो इसके पीछे मतलब एक बहुत मैसिव कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, लेकिन एक बहुत मैसिव लेआउट ब्लूप्रिंट मौजूद है जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अच्छा, अमेरिका का एक बड़ा प्लस पॉइंट है, अमेरिका के खिलाफ तो हम बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन हम खुद भी जब अगर हमें वीज़ा मिल गया तो हम सबसे पहले होंगे जो जाएँगे अमेरिका। तो अमेरिका की एक चीज़ ये है कि जो उनकी नेशनल पॉलिसी होती है वो कोई इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जब 2008 में ग़ालिबन जब बराक ओबामा प्रेज़िडेंट बने थे, तो लोगों को बड़ा लग रहा था कि जी फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन या कह सकते हैं कि जी ब्लैक अमेरिकन प्रेज़िडेंट आए हैं। तो उनको लग रहा था कि पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँगी और बड़ा मुस्लिम होगा और इस किस्म का होगा, लेकिन उनकी पॉलिसी सेम रहती है। फ्रंट मैन उनका चेंज हो जाता है, लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं वही कंटिन्यू होती हैं। जब ये डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, उसके बाद जो बाइडेन आए हैं, तो पॉलिसीज़ उनकी वही हैं, लेकिन जो फ्रंट पाकिस्तान मैन के है, साथ भी तो यही है ना? थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही है, मतलब पाकिस्तान अच्छा बेसिकली अमेरिकन के अंदर प्रिंसिपल पार्टी सिस्टम है। देयर आर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। शायद उनकी पॉलिसी सेम हो, लेकिन उनका पोस्चर डिफरेंट है ना? लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का पोस्चर कोई कोई मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक आइडियोलॉजी को रिप्रेज़ेंट नहीं करती। हमारे यहाँ नज़रियाती पार्टीज़ नहीं है। हम मतलब पीटीआई और नून लीग में उनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क होगा कि यार हम इससे कर्ज़ा नहीं लेंगे, इनसे कर्ज़ा लेंगे, नून लीग वाले फलानों से कर्ज़ा लेंगे और इनसे कर्ज़ा नहीं लेंगे। यही चेंजेज़ है, कोई डीप स्टेट उसी तरह काम करता रहेगा। आगे कर्टेन्स चेंज होते रहेंगे, बैकग्राउंड्स वो जो नहीं होता बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज होता रहेगा, लेकिन डीप स्टेट अपने मामलात में किसी को दखल अंदाज़ी नहीं करने देता, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने देखा है बल्कि सॉरी इस हफ्ते में जो न्यूज़ आई है, जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जी हम जो स्टूडेंट लोन्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी-सी कमी पेशी करने लगे हैं, तो ये थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक और लोगों को ये नहीं पता कि वो या यूएस की ये तो देख लेते हैं वहाँ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी है, लेकिन मोस्टली जो वहाँ जो लोग अंडरग्रेड या बैचलर्स की डिग्री जो होती है करते हैं, तो दे गेट दे गेट मिलियंस मिलियंस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोन्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको पता है कि जो डेमोक्रेट हैं अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज़ एओसी जिनको कहते हैं, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द पार्लियामेंट फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो वो उन शी आई थिंक शी अटेंडेड बॉस्टन यूनिवर्सिटी, और वो अभी तक यही कहती हैं कि ऑल्दो शी हैज़ बीन ग्रेजुएटेड फॉर मेनी इयर्स एंड शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, लेकिन वो कहती हैं दैट शी इज़ स्टिल पेइंग हर लोन्स बैक, जो उन्होंने लोन लिया था जब उन्होंने पढ़ाई अपनी 4 साल की डिग्री करनी थी, एंड शी सेज दैट इट विल टेक हर मेनी मोर इयर्स टू गेट रिड ऑफ द लोन, सो दैट इज़ आल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। But the in the year 2021, 2022 and since the time of COVID, एक बहुत गोल्डन तरीका आ गया है यूएसए में स्टूडेंट डेब्ट पे ऑफ करने का। टेल गेस कर सकते हो क्या तरीका कार है? कौन-सा क्या? तरीकाकार है? ओनली फैंस। कसम से, नहीं, मतलब ये दिस हैज बिकम पॉपुलर। This स्टूडेंट्स eh, जो this I would say that it's controversial, and I think it's आई एम नॉट सेइंग, primarily मैं मतलब beneficial. उसे I think गलत या I ठीक think नहीं कह रहा, मैं कह रहा it's हूँ my ये एक opinion. तरीका है। It's my opinion, but I think that it is beneficial for one gender and not both, or one sex and not both, because there are multiple genders in America. हाँ, मतलब व्हाटएवर वो आई डोंट नो, लेकिन ये है एक तरीका ओनली फैंस वाला एंड इट इज़ गेटिंग पॉपुलर फॉर सम रीज़न। यार हाँ, अमेरिका से एक बात याद आई है, अमेरिका ने पाकिस्तान को $30 मिलियन दिए हैं इन एड आज। मतलब उस दिन मैं देख रहा था इनकी जो वो यूएस से एम्बेसी, यूएस पाकिस्तान एम्बेसी का एक पेज है फेसबुक पर, उस पे आया हुआ था कि अमेरिका हैज़
granted $100,000 to Pakistan for flood relief. मैंने ये पोस्ट पढ़ी और आई वाज लाइक कि $1 लाख इतने कम इतना बड़ा मुल्क इतने कम पैसे दे रहा है, ये तो बनती नहीं है सेंस। और उसके बाद चाइना ने ऐलान किया कि वो अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं हमें। उसके बाद अमेरिकन को अपनी ब्रेवरी याद आई, उन्होंने कहा यार चाइना दे रहा है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। फिर उन्होंने आज एंथनी जो ब्लिंकन है, उन्होंने अनाउंस किया है कि $30 मिलियन इन एड फॉर पाकिस्तान। यही सीन होता है जब दूसरों को देखेंगे जी किसी और ने हमसे ज्यादा बड़ा कदम उठा लिया तो हम क्यों पीछे रहें। हम क्यों पीछे रहे, हम तो ज़्यादा पैसे देंगे। यही है, अरब अरब में भी यही है, एक दूसरे की लीड फॉलो करते हैं। कतरी शो करते हैं हम ज़्यादा अमीर हैं, सऊदीज़ शो करते हैं कि हम ज़्यादा अमीर हैं, और इमाराती शो करते हैं कि हम ज़्यादा अमीर हैं। सब में एक यही जरा गेम है। हम अमेरिका से बाहर निकल के अगर हम थोड़ा सा वापस आए तो गोइंग ऑफ टॉपिक अ बिट, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट वी आर डूइंग। हमने कोई सेट टॉपिक नहीं रखना। तो मैं हाँ, डिस्कस कर रहा था अपने वालिद साहब के साथ। तो 1.7 बिलियन डॉलर्स आई बिलीव का जो लोन पैकेज हमें मिला है आईएमएफ की जानिब से। तो मैं देख रहा था अमेरिका की जो कॉलेज लीग होती है जिसको एनसीडब्ल्यू कहते हैं, उसके अंदर जो है पिछले साल अलबत्ता आई थिंक और एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर उनकी मीडिया राइट्स की जो डील साइन हुई है दैट वाज अराउंड 7 बिलियन यूएस डॉलर्स की साइन हुई है फॉर जस्ट कॉलेज फुटबॉल। जैसे आप और मैं फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारा एक और यूनिवर्सिटी के साथ मैच होता है। अब पाकिस्तान में हो तो उसको तो ना कोई ऑडियंस देखने आती है और ना टीवी पे दिखाना, तो वो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान में कोई कॉलेज देखता ही नहीं है, कॉलेज जो स्पोर्ट्स होती हैं। लेकिन इन अ कंट्री लाइक अमेरिका ऑल्दो इंटर वी कैंट, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, शहबाज हाँ शरीफ इंटर जिंदाबाद। बिल्कुल। तो उसके अंदर पाकिस्तान में तो ऑल्दो वी कैंट कंपेयर द टू नेशंस एंड द फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, बट दिस इज जस्ट टू शो के जो हम खुश हो रहे हैं जिसके अंदर खुश नहीं होना चाहिए। वी जस्ट गॉट ए लोन, हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि जी देखें जी हमें लोन मिल गया। ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग दैट हम कंसिडरिंग द कुछ और सर्कमस्टांसेस, महीने के लिए सर्वाइवल हो जाएगा हमारा, बट इट हाँ, इज नॉट अ थिंग टू सेलिब्रेट। नॉट अ गुड थिंग बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस इट इज़ अ गुड थिंग। मतलब वी वर डाइंग, और ये एंड पे आके वो ऑक्सीजन मास्क आके हमारे ऊपर लगा दिया गया है कि लिव सम मोर सन, योर टाइम हैज़ नॉट येट अराइव्ड। मतलब मौत का फरिश्ता आते 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 चला गया है। ये सीन हुआ है हमारे साथ। अब मैं ये सोचता हूँ कि बचपन से लेके अभी तक जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं उसके अंदर कभी भी हमने पाकिस्तान को एज स्टेबल कंट्री नहीं देखा। तो हमेशा कुछ हो रहा होता है कि जी ऑपोजिशन 5 साल पूरे नहीं करने देती। अब क्योंकि बाहर की पॉलिटिक्स को मैंने इतना फॉलो नहीं किया हुआ, सो आई कैंट से मच के बाहर भी यही सीन होता है कि जी एक आध आपकी अगर पॉलिसी काम ना चले तो जी दूसरी पार्टी कहना शुरू कर दे जी फिर से इलेक्शन कराएं, या बाहर का पॉलिटिकल सिस्टम जरा ज्यादा स्टेबल है। यार अमेरिका का देखो यार, अमेरिकन्स ने अपने प्रेसिडेंट को इम्पीच तक नहीं होने दिया। मतलब हिस्ट्री वाज अबाउट टू बी मेड, डोनाल्ड ट्रम्प की इम्पीचमेंट वाला जब सीन हुआ था, लेकिन ना, उन्होंने कहा नहीं यार, प्रेसिडेंट अगर इम्पीच हो गया तो दिस विल बिकम अ ट्रेंड सेटर, और अगले फिर प्रेसिडेंट्स को वक्ता पड़ सकता है इसकी। उनकी जो सो कॉल्ड एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इवन दो इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक इन इट्स रूट्स, लेकिन द कवर द फसाड ऑफ इट इज़ डेमोक्रेटिक, और उसमें डिसरप्शन इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू अमेरिकन नेश क्या कहते हैं, सॉवरेनिटी, अमेरिकन इंटरेस्ट। तो इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को इम्पीच नहीं होने दिया। तो हम तो जी कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कभी मार्शल लॉ, कभी इमरजेंसी, कभी माशाल्लाह क्या कह सकते हैं। वही ना, कभी पाकिस्तान एक ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर लाइक लेस देन 80 इयर्स। तो इसलिए एक वो भी वजह है कि वी आरंट पॉलिटिकली एज स्टेबल एज, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से तो हम खुद को कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ना किसी फाइनेंसेस में जितनी भी हम मार दें फड़ियां कि जी देखें हम कितने आगे जा रहे हैं। सो वी आर नॉट एट दैट स्टेज राइट नाउ, वी आर नॉट सिक्योर सिक्योर कहेंगे या क्या कहेंगे पॉलिटिकली, एंड इट इज लाइक अ न्यू यार बॉर्न पता बेबी है, कह सकते ये हैं। एक एक इस बात में काफ़ी ज़्यादा सच्चाई है कि डेमोक्रेसी इट मैच्योर्स, इट बेटर्स विद टाइम। लेकिन जो इसमें पॉलिटिकल डेविएशंस आती है ना, जिस तरह आप डेमोक्रेटिक निज़ाम जा रहा है, वेस्टमिनिस्टर पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, बीच में प्रेसिडेंशियल निज़ाम ले आए हैं, ठीक है? वहाँ से यू टर्न करके आप फिर दोबारा प्राइम पार्लिमानी निज़ाम पे आ गए हैं,
फिर आपने एक लेफ्ट टर्न लिया जिसमें आपने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और पाकिस्तान आइन डिसॉल्व कर दिया और एक और निज़ाम के तहत चल रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती। सही बात है। इससे जब डेमोक्रेटिक निज़ाम दोबारा आता है ना, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। मतलब ज़रदारी के टाइम के बाद से 18वीं तरमीम के बाद से एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आया है और हम अब उसमें अब ग्रो करेंगे। सही है, हम थोड़े से जवान होंगे, फिर अगर बीच में डेविएशन आ जाती है ना, तो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो ये हम्म, मसला है। अब इंडिया इज़ ग्रोइंग मैच्योरली, उनकी डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है। चाइना इज़ ऑल्सो मैच्योरिंग, अथॉरिटेटिव रिजीम है, लेकिन दे हैव फाउंड अ वे कि अथॉरिटेटिव रहते हुए दे आर बिकमिंग मोर ओपन टू बिज़नेसेस, मोर बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री बनते जा रहे हैं, व्हिच इज़ अ रेयर थिंग इन अथॉरिटेटिव रिजीम्स एंड टोटलिटेरियन रिजीम्स। तो ये चीज़ है। और सुना है बाकी पूरी दुनिया की आपने करंट अफेयर्स में कोई नई खबर सुनी हो जो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो आजकल पिछले चंद दिनों में, एक्सेप्ट फॉर के हम काफी क्लोज मैच हारे हैं इंडिया से। यार आज आज पता है एक बड़ा अजीब सीन हुआ। आज ये हुआ है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर शिनोक, आपको पता होगा, अटैक नहीं है, मतलब लिफ्टिंग, हैवी ड्यूटी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर है, कार्गो भी कह सकते हैं। उसका जो एक पूरा फ्लीट है, अराउंड ऑफ 400 हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन आर्मी ने उसे आज ग्राउंड कर दिया है, विच इज़ अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। और जो उनने शिनोक बेचे हुए हैं इंडिया को, और अब इंडियन परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई क्यों क्यों फ्लीट ग्राउंड किया है, भाई हमें भी वजह बताओ। तो अभी तक उन्होंने अमेरिकन्स ने वजह नहीं बताई, लेकिन उसके अंदर इंजन को आग लगने का कोई कोई खतरा बढ़ गया है, कोई चीज़ पता नहीं क्या हुआ है, ये क्या लेकिन इनकी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या ये थोड़ी सी पुरानी है जो इन्होंने बेची है? नहीं, काफ़ी पहले बेचे हुए हैं, बहुत पुराना जहाज़ है, बहुत पुराने 90s एरा का जहाज़ है। तो इंडिया ने क्या ये रिसेंटली लिया था या उन्होंने भी उसी टाइम इसको लिया था? उन्होंने भी उसी टाइम लिया है। मतलब ये ऐसा है ना कि पाकिस्तान के पास अमेरिकन C-130s हैं, पाकिस्तान के पास अमेरिकन F-16s हैं। अगर आज किसी वजह से किसी टेक्निकल मैल फंक्शन या डिफेक्ट की वजह से अगर अमेरिकन C-130 ग्राउंड करते हैं, तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू क्वेश्चन देम कि आपने क्यों ग्राउंड किया, ऑन व्हाट बेसिस। हमें भी वजह बताएं, ताकि अगर कोई डिफेक्ट है तो हम उसे ठीक करें। दिस इज़ अ थिंग दैट वी हैव, एवरी कंट्री पोजेसेस अ राइट है ये एक। इंटरेस्टिंग चीज है, बस अल्लाह ना करे कि वो ग्राउंड करें जो हमें दिए हुए उन्होंने, वरना थोड़ी सी सही और बात है। पॉलिटिकल कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी मुल्क में। सही बात है। चंद मुस्तफिज, और चंद और दिनों के लिए एक मेन टॉपिक आ जाएगा और तो कुछ नहीं होगा ज्यादा। सही बात है। ताइवान F-16s बड़े फिट है यार। ताइवान इशू भी काफी ट्रेंडिंग पर है, काफी नैन्सी, ज्यादा। नैन्सी यार उस पेलोसी बंदी का है। क्या नाम था जो अमेरिकन डिप्लोमेट है, नैन्सी पेलोसी समथिंग। नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। हाँ, नैन्सी पेलोसी। उसका बड़ा सीन चल रहा था कि वो वो उसकी है ताइवान ना, गई है। हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना अमेरिका में, वो जो है उसकी वो लीडर है ना। यस। हम्म, मेरे ताइवान। वाले साहब मुझे उस दिन बता रहे थे कि जब वो अमेरिका गए थे तब भी वही थी, तो अब वो अमेरिका वापस आके मुझे मुझे भी इस दुनिया में ला के, और अब वो काफी सालों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नैन्सी पेलोसी साहिबा जो है अपने दफ्तर में ही है। क्या बात है, ये वो तो फिर ज़ियाउल हक है। काफी लॉन्ग सर्विंग है वो जो है ना। सॉरी, ज़ियाउल हक कह रहा हूँ, वो तो फिर कायम अली शाह है अमेरिका की। फैमिली शाह से मुझे याद है, बड़े दिन हो गए उनकी ना कोई खबर आई है और ना कुछ। हाँ, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। पाकिस्तान का एक बड़ा आमीन। सरमाया है वो, उनके आमीन। बगैर सिंध सिंध नहीं रहता। ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल ही वो आउट ऑफ न्यूज। यही होता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट ओहदा आपके पास होता है तो आप होते हैं खबरों में, एक बार वो ओहदा आपसे ले लिया जाए या किसी और को दे दिया जाए तो आप खबरों की जीनत बिल्कुल ही बढ़ गई। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम की खबर का मैंने कब सुनी है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि अगर आपसे आपकी आईनी इख्तियारात ले लिए जाएँ तो आप कुछ भी नहीं है। फिर शेख रशीद आज से 5 महीने पहले, 3 महीने पहले इंटीरियर मिनिस्टर था। बड़ा शशका था उसका। आज भाग रहा है बेचारा, कभी किधर भाग रहा है, कभी किधर भाग रहा है। हाँ, शेख रशीद खुद ही एक बार उन्होंने कहा था ना, एक बार इमरान खान मेरे ख्याल से जॉइंट शायद पार्लियामेंट सेशन हो रहा था, तो उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि जी जब
ऑपोजिशन में बैठे होते हैं तब तो दिन और रात का जो पूरा पता चल रहा होता है कि जी गुजर नहीं रहा होता, लेकिन जब आप आते हैं मेन पार्लियामेंट में आते हैं, जब आप मुल्क की हुकूमत में आते हैं। हुक्मरानी करने आते हैं, तो टाइम इतने जल्दी गुजरता है कि यू डोंट नो के। और उनके तो 5 साल ही पूरे नहीं हुए, उनके तो 3.5 सालों में ही दे हैव सिर्फ गॉन उनके, बैक होम। हर किसी के यार, मतलब पाकिस्तान में 5 साल पहले किस प्राइम मिनिस्टर ने पूरे किए हैं? किसी ने नहीं किए ना। पार्टी कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, लेकिन पार्टी तो 2008 से लेके 13 तक जरदारी ने पीपल्स किए हैं पार्टी 5 साल और पूरे, जरदारी तो फिर लेकिन प्रेसिडेंट था ना पाकिस्तान के वो। फिर बेहतरीन पॉलिटिशियन है। जो जरदारी ने अभी जो गेम खेली थी पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टरशिप की अंदर, जो गेम खेली गई है, जरदारी साहब तो फिर जरदारी साहब तो फिर जरदारी चौधरी साहब मंजे शुजात हुए साहब। पॉलिटिशियन है। मंजे हुए। क्या कहने साहब? चौधरी शुजात साहब। चौधरी शुजात साहब तो यही तो आपके सामने है कि कैसी उन्होंने गेम खेली है कि विद इन पार्टी उन्होंने इंट्रा पार्टी उन्होंने कंफ्लिक्ट पैदा कर दी है एक विजिट के साथ। बिटवीन ब्रदरान, अच्छा, बिटवीन मुझे बचपन इन से ही लॉज। लगता था कि वो दोनों भाई हैं। सही भाई नहीं बात है, है। ऐसे ही समझता था मैं भी। पता है क्या, ये चौधरी शुजात की बीवी चौधरी परवेज नहीं, चौधरी शुजात की बहन चौधरी परवेज इलाई के घर गई हुई है, और चौधरी परवेज इलाई की बहन चौधरी शुजात के घर गई हुई है। बिल्कुल ये ऐसे रिश्ता ही है बात इनका। है। हमजुल्फ। यानी इस रिश्ते को क्या कहते हैं उर्दू में? हमजुल्फ। काश मेरी पता नहीं। उर्दू इतनी अच्छी होती, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस कंफ्यूजन की वजह से जो है ना, थोड़ी सी जो इस वाली हमारी जो जनरेशन है ना, उसको ये तो पता चल गया कि ये भाई नहीं है, कम से कम चौधरी राजा। भाई नहीं है, हाँ। इनका बड़ा रोला बना हुआ है, मतलब परवेज इलाई ग्रुप ब्लेम करता है तारिक बशीर चीमा पर कि आपकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और वो लोग पता नहीं किस पे ब्लेम करते हैं। ठीक बट है ना, दिस गुजराती फैमिली। पाकिस्तान में भाई बहन और ये जो है ना, ये वाले किस्से चलते रहते हैं और इससे आगे पॉलिटिक्स नहीं जाती ज्यादा। हुई ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसे से। उसमें ये जो है ना, मतलब हमारे रीजन में ही है, हमारे से मुल्क में नहीं है। अगर आप इंडिया को भी देख लें तो उनके लीडर जो है राहुल गांधी एक पार्टी के, तो उनका भी ये एग्जैक्ट है कि नो बांग्लादेश में डाउट भी है हसीना बाहर से पढ़ वाजिद। के, हाँ बिल्कुल, शेख हसीना जो है, जो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी हैं वो। हम्म, मतलब एवर सिंस द टाइम ऑफ, क्या था, शाहजहां, औरंगजेब, बिल्कुल। मतलब और यही तब होता से है, उस दिन लेके। पता नहीं मैं कोई कोड भी पढ़ रहा था कि जब अब आप जनरेशन बाय जनरेशन जब आप पॉलिटिक्स या जो भी जो पहले मुगल रूल होता था उसके अंदर होता है, तो पहले वाली जो मुगल रूल जिन्होंने स्टार्ट किया था, या जो अब के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जो पहले वाले होते हैं ना, जिन्होंने बेस ले की होती है, तो वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। और जैसे ही उनके बेटे और फिर नवासे और ग्रैंड सन और जो जनरेशन चेंज होती रहती है, तो उतनी आपकी पावर कम होती रहती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि जी वो हमारे दादा जान जो हैं वो हमारे लिए मुल्क छोड़ गए थे, तो हम्म। जो है अब ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक वो टाइम आता है जब मुल्क भी आपके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर देता है, जब उन्हें पता चलता है कि जी आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे, जो किया था वो मियाँ जी करके चले गए थे, लेकिन अब हम खुद कुछ नहीं कर रहे। तो एक वो वक्त आता है कि जब हर किसी का डाउनफॉल आ जाता है। यार इससे मेरे माइंड में एक चीज आती है कि एक आपने अभी जिक्र किया कि एक दादा जान मेरे, अब अगर वो हायर पोस्ट पे थे उसके बाद उसकी जनरेशन आती जाती, ऐसा क्यों होता है? मतलब दूसरों को मौका क्यों नहीं मिलता? वही फिर उसके पर बेटा, उसके पोते शोते वही हुकूमत में या वही पावर में आते जाते हैं, इसकी क्या वजह है? यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में, मतलब अब आप हर पार्टी के अंदर देख लें, नून लीग होगी, जो मर्जी होगी, सबके अंदर मतलब हर कोई अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे उस पार्टी का हिस्सा है। तो जब वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वो उसी को करते हैं कि जो उसके घर का। और अभी आपके सामने हुआ है कि जो ये चौधरी ब्रादरान है, जबकि इतने क्लोज रिलेशन है इनके आपस में, फिर भी वन ट्राई टू सैबोटाज द प्लान ऑफ द अदर वन। तो जब इस किस्म की चीजें पहले भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हुई नहीं है, तो इसकी वजह से लोग एक दूसरे को, जब भाई भाई को ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसी और इंसान को जिसके साथ आपकी सिर्फ चंद सालों की रिलेशनशिप हो, तो उस बंदे को आप ट्रस्ट करें। यार पता है पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं।
उनकी इतनी वीकनेसेस हैं कि अगर कोई शातिर बंदा दरमियान में आता है तो वो उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए वो केओस क्रिएट कर सकता है आराम से। ये एक है मसला है पाकिस्तान के साथ। और उससे पहले फैज़ जो आप बात कर रहे थे कि मतलब पाकिस्तान में या पाकिस्तान की जो फॉर्मर डायनेस्टीज़ थी मोनार्की के टाइम पर, वो जब फ्यूचर के बादशाह आते थे तो वो बड़े रिलैक्स्ड और चिल होते थे। इससे एक कोट मुझे याद आया है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तो ये एक सर्कल है जो चलता है हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब पता है कि जी आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि जी आपको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन आपसे जो नेक्स्ट आएगी जनरेशन वो क्या चीज़ खाएगी। मतलब एग्ज़ैक्टली ये पता है ये एक ऐसा सर्कल है। मतलब एम्पायर्स वर लॉस्ट just because the princes they were incapable, they were not eligible for the post और उनसे कंट्रोल नहीं हुआ गया। ये मतलब मंगोल्स के टाइम पे भी यही था। कुबलाई खान के जो बच्चे थे वो ठीक थे। उसके आगे जो फ्यूचर जनरेशंस में जो प्रिंसेस आ रहे थे वो दे वर इनकेपेबल रूलर्स, उनसे नहीं रूल किया गया उनसे। इवन यार सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बेटा था ना, ही मेड ही वेंट एंड मेड अ डील विद फ्रेंच क्रूसेडर्स टू अपोज मुस्लिम्स। मतलब सोचो सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा। दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स विच हैव बीन श्राउडेड फ्रॉम अस। लेकिन अगर बंदा पढ़े तो ऐसी ऐसे वाकयात हुए हैं। अब देखिए ना कि आपके सामने ही अब एग्ज़ाम्पल्स जैसे, अब मैं हर हर किसी को जज तो नहीं कर सकता, एंड वन शुडन्ट जज अदर्स, लेकिन जैसे आप पीटीआई के जो चंद दिनों के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे हमाद अज़हर, उनका देख लें, उनके जो वालिद साहब हैं, आई बिलीव ही वाज़ इन नून लीग और क्यू लीग के, वो उसके काफ़ी सीनियर एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन ही हिमसेल्फ डिसाइडेड टू जॉइन पीटीआई। तो एक वो एग्ज़ाम्पल होती है कि आपके वालिद साहब इस फ़ील्ड में हों और आप उसी फ़ील्ड में जाएँ, बट यू आर नॉट जॉइनिंग द सेम पार्टी, तो ऑफ़ कोर्स आपको कुछ बेनिफिट्स जो होंगे, अगर मेरे वालिद साहब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फलाँ कंपनी में काम करते हैं और उसी के अंदर मुझे ईज़िली मेरे वालिद साहब मुझे वहाँ एक नौकरी दिला देते हैं, तो वो करना आसान है। लेकिन अगर उसी सेम चीज़ की कंपनी है, लेकिन वो कोई और कंपनी है विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, तो आपको ये तो पता होगा कि बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स तो सारे पॉलिटिकल पार्टी के सेम है। लेकिन अगर आप दूसरी पार्टी जॉइन करेंगे, सो यू वुड नीड टू अंडरस्टैंड देयर आइडियोलॉजी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो एक ये चीज़ होती है और दूसरी ये चीज़ होती है कि बिल्कुल ही आप जी वालिद साहब के नक्शे कदम पे लग जाएँ, वो आपको नौकरी अपॉइंट कर लें, और अभी आप देख लें, आई वुडन्ट नेम एनीवन, लेकिन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेरेंट्स आर लीडर्स ऑफ द पार्टी, आई वुड से लीडर्स, बिलावल भुट्टो जरदारी इज प्रेज़िडेंट। डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। वैसे मैं कह रहा हूँ, ही इज हाँ, डेफिनेटली ही इज़ नॉट अमंगस्ट देम। इसलिए मैंने किसी का नाम लिया बिकॉज़ आई डोंट नीड टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन मैंने हमाद अज़हर का इसलिए नाम लिया बिकॉज़ लोग उसको हमाद अज़हर को ये कहते हैं कि जी आपके जो वालिद साहब थे वो पॉलिटिशियन है, इसलिए आपके लिए कितना आसान है। तो ये भी साथ में पॉइंट देखना चाहिए दैट ही डिडन्ट जॉइन द सेम पॉलिटिकल पार्टी दैट हिज़ फादर वाज़ इन। हाँ, डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट आइडियोलॉजी में भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो साद, I guess it's time that we wind up. Any last closing monologue that you have to share with us? साद, अब अगर हमारी ऑडियंस जब देखेगी तो साद जो है ना हमारे टेक्निकल गाय हैं, तो इसलिए साद जो है ना वो बोलते कम है, लेकिन जो आप सारा कुछ देख रहे हैं ना आमने-सामने, जो सारे विजुअल्स और सारी चीज़ें वो साद ने डिज़ाइन की हैं, एंड साद इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। मैं साद को हमेशा ये कहता हूँ कि आप हर हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते, वो जो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, लेकिन साद इज़ द वन हू इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ द शो। मैं और मुस्तफ़ीज़ बैठ के बस अपना व्यू पॉइंट तो दे देते हैं। हाँ, Everyone is good in different things, but the show is designed and produced by Mr. Saad Baloch. Saad is बहुत the बहुत शुक्रिया engineer in आपका। disguise behind the Apollo mission that is about to reach the moon. बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ और मुस्तफ़ीज़। लेकिन मैं ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये, हाँ ज़रूर, कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो मेरा मतलब मैंने ही किया है। लेकिन इसके पीछे जो कमाल है। इसके पीछे जो टीम है ना, वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। फैज़ अहमद और मुस्तफ़ीज़ और एक हमारा और क्रू मेंबर है जो कि आज
मेरे ख्याल से जिम में मसरूफ है, क्यों फैज? है ना? बिल्कुल, जिम जो है बहुत बहुत क्रूशियल है। एक मैं बल्कि ये शो खत्म हो रहे थे, मैं आपको एक मीम भी भेजता हूँ कि हाउ इंपॉर्टेंट जिम इज फॉर योर लाइफ, और जिम भी हमें डिस्कस करना चाहिए अगली किसी पॉडकास्ट में। इंशाल्लाह क्योंकि अपने पाकिस्तान करेंगे। में इतना जिम का ट्रेंड अब तो शुरू हो गया, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन थैंक गॉड कि थोड़ा बहुत वेस्टर्न चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जिम इज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी हैव अडॉप्टेड। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन और हाजरीन, हम आपके लिए रंगीन पॉडकास्ट में और भी टॉपिक्स लाएंगे और भी मज़े मज़े की बातें हम करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जिस तरह से फैज और मुस्तफी की आप डिस्कशन सुनते रहे। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी, मुझे भी मज़ा आया। मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका ही नहीं दिया जो मैं बोल पाऊँ। आपने इतनी मज़े की बातें की, प्यारी प्यारी बातें की। तो अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, एंड साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।